बस थोड़ा सा और बचा है, एक बार हम यहाँ से निकल जाएं तो बस। वो देखो, वो भाग रहे दोनों। समाज को गंदा करने वाले कीड़ों के साथ क्या किया जाना चाहिए? मार डालना चाहिए, मार डालना चाहिए। इनकी वजह से हमारे घर की बहू बेटियां भी गलत सबक लेती हैं। और छत पर खड़ी औरतें भी पत्थर उठाकर उस प्रेमी जोड़े पर फेंकने लग जाती हैं। और जैसे ही लड़की को पत्थर लगने शुरू होते हैं, वो अपनी प्रेमिका को बाहों में समेट लेता है। और तभी वो सारे गुस्से से भरे लोग अपने अपने हथियारों, डंडों, लठ सब ले करके उस प्रेमी जोड़े को घेर लेते हैं और एक एक कर उन पर डंडे बरसाने लगते हैं। लड़के ने लड़की को अपनी बाहों में इस तरीके से छुपा लिया था कि उसके ऊपर एक भी चोट न लगे। डंडे की मार से तो बचा जा सकता है, लेकिन आखिर समाज की मार से कैसे बचा जाए? और कहानी खत्म हुई, पर्दा गिरा, तमाशा खत्म हुआ। तभी एक गुस्से के साथ लड़के के सिर पर जोर से डंडा पड़ता है। हाँ। सुमित्रा घर के आंगन में बैठकर चकले पर चटनी पीस रही थी कि तभी अचानक कांच टूटने की आवाज उसके कानों में आती है। वो देखती है कि खिड़की से भीतर कागज लिपटा हुआ पत्थर फेंका गया है। तेज तर्रार सुमित्रा की गरगराहट से ही पूरा मोहल्ला कांप जाता था। वो उठकर खिड़की पर आकर जोर से गुर्राती है। कौन बदतमीज है? माई बापू तमीज नहीं के सिखाए? हाँ, कांच तोड़ डाला मुंहों ने। सुमित्रा की बेटी सागरिका आवाज सुनकर बाहर आती है। वो देखती है कि माँ के हाथ पत्थर पर लिपटा कागज लग गया है। अब सागरिका घबरा गई थी। मोबाइल नंबर फेंका है किसी ने? किसके लिए आया है ये? किसका चक्कर चल रहा है? हाँ, ए छोकरी, तेरे को फेंक कर मारा है क्या? जवाब दे। नहीं माँ। माँ बस शांत हो जा, मोहल्ले के आवारा लड़के होंगे, कर दी होगी किसी ने छेड़खानी। अब तूने हमें ही तैयार होने के लिए कहा और खुद बैठकर कुनबे के लिए चटनी पीस रही है। जाओ, जाकर तैयार हो, लड़की देखने जाना है ना। सुमित्रा सागरिका को घूरते हुए जाने लगती है, पर रुक जाती है। छोरी की जात हिसाब में रहे तो ही बढ़िया है। जा भीतर जा, बड़ों के बीच में तू जाकर क्या करेगी? हाँ, जा पढ़ाई कर। सुमित्रा के कड़क स्वभाव के आगे कोई कुछ नहीं बोल पाता था। ऐसे ही आंखें दिखा दिखा कर उसने अपने बच्चों को पाल लिया था, बल्कि इस पूरे गांव में प्यार की बोली तो किसी को बोलनी ही नहीं आती थी। ध्वनि, जल्दी करना, तू भी ये काम छोड़ जाकर तैयार हो जा। कब तक मेरा बेटा बनी रहेगी? अब बेटी बनने का समय आ गया है। जा जाकर तैयार हो, लड़के वाले तुझे देखने आते ही होंगे। माँ, बने रहने देना अपना बेटा। बिना बाबा की तूने जवानी काटी है, अब बिना बेटे के अपना बुढ़ापा कैसे काटेगी? हाँ, मुझे नहीं करनी है शादी वादी। मैं हमेशा यहीं रहूंगी, तेरा दाहिना और बाइना हाथ बनकर। मुझे मत भेजना। अरे अभी थोड़ी ही विदा कर रही हूँ, अभी तो वो लोग बस देखने आ रहे हैं। जा तैयार हो जा। और उधर सुमित्रा सक्षम और अपने पति कैलाश के साथ मेघना के घर में आती है। सुमित्रा अधिकतर गंभीर ही रहती थी। मैं मेरी बेटी को बुलाती हूँ। मेघना दरवाजा खटखटा रही थी, लेकिन ध्वनि दरवाजा नहीं खोल रही थी। ध्वनि की खिड़की पर खड़ा पार्थ आंखों में आंसू लिए था। माँ बुला रही है, तुम जाओ पार्थ। बुला तो मैं भी तुम्हें रहा हूँ, तुम आ जाओ ध्वनि। तुम आज बाहर गई तो फिर कभी मेरी जिंदगी में नहीं लौट पाओगी, मैं ये बात जानता हूँ। ध्वनि पार्थ का हाथ थाम लेती है। पार्थ खुश होता है और ध्वनि पार्थ का हाथ चूमकर अपनी नम आंखों से उन्हें स्पर्श कराती है। मैं जरूर लौटूंगी। मैं बाहर बैठे उस लड़के को मना कर दूंगी कि मैं ये शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और ध्वनि पार्थ का हाथ छोड़कर मुंह मोड़कर अपने आंसू पोंछकर चेहरे पर झूठी हंसी पहनकर दरवाजे की ओर बढ़ती है। कहाँ रह गई थी तू? बाहर मेहमान कब से तेरा वेट कर रहे हैं। वो माँ, मैं वो बाथरूम। ठीक है अब चल। अरे सिर तो ढक ले, ये लड़की भी ना। मेघना ध्वनि को लेकर चली जाती है और उसका आशिक पार्थ बस उसे जाते हुए देखकर वहीं खिड़की से टंगा उसे देखता रह जाता है। काश तुमने मान ली होती मेरी बात, काश तुम आज ये हाथ नहीं छोड़ती। कभी कभी हम खुद अपनी किस्मत को लाहत मार देते हैं ध्वनि। मैं जानता हूँ तुम नहीं लौटोगी। जितना दर्द इधर पार्थ के सीने के भीतर था, उतना ही ध्वनि को भी भीतर दुख रहा था। लेकिन क्या करें, बेचारी लड़की की जात सरेआम टूटे दिल के टुकड़ों का दुख अगर दिखाएगी तो भी मारी जाएगी, दर्द छिपाएगी तो भीतर ही मर जाएगी। आखिर में प्रेम में एक तरह से मरना तय ही होता है। क्या करती हैं आप? जी, मैं एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करती हूँ। अब वो इसके बाबा तो है नहीं घर चलाने के लिए। ध्वनि ने सारी जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठा रखी है, पर अब आपके यहाँ आ जाएगी तो इसे काम वाम करने की कहाँ जरूरत। छोड़ देगी, सब छोड़ देगी। वहाँ तो इसे फ्री में रहने को मिलेगा। ध्वनि इस बात पर अपनी माँ को घूर कर देखती है
बेटा बेटी बात कर ले आपस में तो इनकी जिज्ञासाएं भी शांत हो जाए बहन जी। सुमित्रा सक्षम को इशारा करती है तो ही वो उठकर ध्वनि के साथ एक खाली कमरे में जाता है। ध्वनि रूप में तो बहुत सुंदर थी। सच कहूँ, हर लड़के का एक ख्वाब होता है कि उसे अच्छी बीवी मिले, और ख्वाब में कहीं ना कहीं हम सब लड़के उस बीवी का चेहरा भी इमेजिन करने लग जाते हैं। लेकिन सच बताऊं, आपको देखकर लग रहा है कि इतना सुंदर चेहरा तो शायद मैं कल्पना में भी नहीं सोच सकता था। ध्वनि जी, आप सच में बहुत खूबसूरत हैं। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरी बीवी सच में सबसे खूबसूरत होगी। ध्वनि सक्षम की बातों से असहज होने लगती है, लेकिन इधर उधर की बात करने के बाद आखिर ध्वनि मुंह खोलने ही लगती है। जी, अब वो मैं इधर उधर की बात घुमाकर कहने की बजाय आपसे सीधा साफ कहना चाहती हूँ कि मैं एक लड़के से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा, यानी बहुत ज्यादा, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ, और मैं शादी भी केवल उसी से करना चाहती हूँ। तो क्या आप बाहर जाकर के इस रिश्ते के लिए ना कर देंगे? क्योंकि मैं मेरी माँ को दुखी नहीं करना चाहती। तो अगर आप ना करेंगे तो हमारा रिश्ता भी नहीं होगा और बाहर मेरी माँ के सामने मेरा मन भी रह जाएगा। आप मुझ में कोई भी खामी बता सकते हैं। कह दीजिएगा कि मैं आपको खूबसूरत नहीं लगी, या फिर ये कह दीजिएगा कि आपको मेरा नौकरी करना नहीं है पसंद, और फिर आपको मेरा स्वभाव भी अच्छा नहीं लगा। आप मुझ में कोई भी बड़ी से बड़ी, छोटी छोटी, जैसा भी आपको ठीक लगे वो बाहर जाकर आप प्लीज बता दीजिएगा। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप कुछ भी करके इस रिश्ते को मना कर दीजिए, क्योंकि मैं जिसे चाहती हूँ वो मेरे बिना नहीं रह सकेगा और ना ही मैं उसके बिना। तो फिर हमारे बीच में ये जो रिश्ता बनने जा रहा है, इसका क्या फायदा? ध्वनि बिना रुके एक सांस में इतनी बड़ी बात कह गई थी कि सक्षम को उसे समझने में समय लग रहा था, लेकिन दोनों के बीच हुई इस बात को केवल इन दोनों ने नहीं सुना। ध्वनि इस बात से बेखबर थी कि कमरे की खिड़की से सुमित्रा ने भी इस पूरी बात को सुन लिया है। सुमित्रा जो प्यार करने की बात के सख्त खिलाफ थी, उसे ध्वनि का इतना बड़ा सच मालूम हो गया था। तो क्या वो मेघना और ध्वनि को जलील करके इस रिश्ते को यहीं खत्म कर देगी? आइए देखते हैं आगे क्या होता है। सक्षम एक ठंडी प्रक्रिया देकर के ध्वनि से बिना कुछ बोले हुए उठ खड़ा होता है और दोनों एक साथ बाहर आते हैं। ध्वनि सक्षम का चेहरा देख रही थी और सक्षम बार बार अपनी माँ का चेहरा देख रहा था। वो अपनी कांपती जुबान से बोलने लगता ही है, माँ, वो मुझे ये शादी मुझे लड़की पसंद है, हमें ये रिश्ता कबूल है। सुनो, तुम जरा बहू को चांदी का सिक्का और नारियल गोद में डालकर रोका तय कर दो। जितनी फटाफट ध्वनि ने सक्षम को अपनी बात बताई थी, उससे भी तेज गति से सुमित्रा की बोली हुई बात गोली की तरह सबके कानों को चीरते हुए सीधे ध्वनि के दिल पर जा लगी थी और उसका दिल वहीं खूनम खून हो गया था। अब पार्थ की बोली ये बात भी सच हो गई थी कि ध्वनि, तुम अगर यहाँ से कदम बाहर रखोगी तो तुम कभी भी मेरी ओर लौटकर नहीं आ सकोगी। वो हैरान थी कि आखिर सक्षम अपनी माँ को सच बता क्यों नहीं पाया। वो अभी भी उसके बोलने का इंतजार कर रही थी। कैलाश ध्वनि की गोद भरने लगता है और ध्वनि की आंख से टपकते मोती से आंसू गिरने लगते हैं। माँ, पर मेरी बात तो सुनो। सुमित्रा सक्षम की ओर घूर के देखती है और अपने होठों पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा करती है। बस, जो भी बोलना है घर की चार दीवारी के भीतर बोलना है। चलो अब यहाँ से। सक्षम चुपचाप रह जाता है और सुमित्रा ध्वनि के पास जाकर के उसकी आंख से आंसू पोंछती है और उसके कान में धीमे से फुसफुसाती है, अब ये आंसू विदाई पर बहाना, अपने प्रेमी को दी जाने वाली विदाई पर। समझी? मेरा बेटा कौन होता है इस रिश्ते पर फैसला सुनाने वाला। यहाँ आना भी मेरा फैसला था और यहाँ से तुम्हें लेकर जाना भी मेरा ही फैसला होगा। शादी मुबारक हो बहू। ध्वनि हैरानी से सुमित्रा के चेहरे को देख रही थी, जिस पर जरा सी भी शिकन नहीं थी। लेकिन आखिर ऐसा करके क्या मिला सुमित्रा को, जो दो प्यार करने वालों को एक झटके में अलग कर दिया? प्यार के दुश्मन सब एक जैसी ही खाल पहने होते हैं ना, अपने आसपास यहीं कहीं। तो क्या ध्वनि वहीं अपने घुटने टेक देगी? क्या होगा उसकी प्रेम कहानी का अंजाम? क्या वो टक्कर ले पाएगी सुमित्रा जैसी खतरनाक औरत से? ये सब जानने के लिए आपको हमारे इस नए शो से लगातार जुड़ना होगा। बिखरी हुई इज्जत का कर्ज कहानी केवल लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।